आपने देखा होगा कि जब खौल रहे पानी में हम नमक डालते हैं या चीनी डालते हैं तो खौलना बंद कर देता है और फिर कुछ समय बाद फिर खौलने लगता है। अगर आप उस समय थर्मामीटर लगाकर उस खौल रहे पानी का अगर ताप चेक करें तो पानी का 100 डिग्री से अधिक ताप दिखाएगा। इन सभी कारणों का, इनके पीछे क्या कारण है, उसको हम जानेंगे इस हेडिंग में, द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब, जो अध्याय 2 विलयन का 6वां भाग होगा। तो हेलो एवरीवन, आई एम अखिल राज, स्वागत करता हूँ आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय में, इस हेडिंग में हम जानेंगे द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब क्या होता है, राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट का नियम और हेनरी के नियम के बीच संबंध क्या है, उसके बीच एक स्थिति क्या है, उनका ग्राफ क्या है, फिर ठोस, द्रव और गैस को मिलाने पर वाष्प दाब, उनका अलग अलग वाष्प दाब होता है। राउल्ट के नियम से वाष्प दाब और विलयन के बीच जो संबंध है वो क्या है। इन सभी का प्रश्नों का जवाब हम इस हेडिंग्स के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। मैं आपको इसे दिखा रहा हूँ ताकि आप नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे शुरू हो रहा है कि जब विलायक कोई द्रव होता है तो द्रवीय विलयन बनते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि विलायक क्या है, जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है। अगर वो द्रव है तो उस प्रकार के विलयन को हम लोग द्रवीय विलयन कहेंगे। आगे विलेय एक गैस, द्रव या ठोस हो सकता है। तो ये बात हमें समझ में आई कि अगर अधिक मात्रा में द्रव है तो द्रवीय विलयन उसे कहेंगे, भले ही उसमें विलेय चाहे गैस हो, द्रव हो या ठोस हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। द्रवों और ठोसों के द्रवीय विलयनों में एक या अधिक अवयव वाष्पशील हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे द्रवों और ठोसों के द्रवीय विलयनों की बात कर रहा है, गैसों को यहाँ पे छोड़ दिया। क्यों? तो गैसों का आप अगर पढ़े होंगे क्लास 11 तो उसमें गैसों के वाष्प दाब के बारे में दिया गया था। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन इस अध्याय में केवल आपको 2 ही पढ़ना है, द्रवों और ठोसों के वाष्प दाब के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे आगे आपको बता रहा है कि जो द्रव हैं और ठोस हैं उनके द्रवीय विलयनों में एक या अधिक अवयव, मान लीजिए विलायक जो द्रव लिया गया है उसमें जरूरी हो सकता है कि उसमें एक अवयव हो घुला हुआ विलेय, या एक से अधिक विलेय घुला हुआ हो। तो बता रहा है यहाँ पे कि वो वाष्पशील हो सकते हैं। वाष्पशील का मतलब उनका भाप बन जाता है गर्म करने पर, या इस तरह भी वो भाप बनते हैं। सामान्यतः द्रवीय विलायक वाष्पशील होते हैं। इतना समझ में आया कि अगर वो द्रवीय है विलायक तो उसका वाष्प बनेगा ही बनेगा। विलेय वाष्पशील हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो मतलब अगर द्रव होगा विलेय तो वाष्पशील होगा, गैस होगा तो होगा, लेकिन ठोस होता है तो सामान्यतः देखा जाता है कि ठोस जल्दी वाष्प नहीं बनाते। तो यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया कि द्रव और ठोसों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उनके वाष्प दाब के बारे में पढ़ेंगे। गैसों के बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं होगा। हाँ, उनका फॉर्मूला, एक थोड़ा सा नियम और सूत्र यहाँ पे देखने को मिलेगा जरूर। इसलिए 2 तरह के वाष्प दाब हो गए, एक द्रव विलयनों का वाष्प दाब, यानी जब द्रव में द्रव मिलाएंगे तब वाष्प दाब। अब वाष्प दाब होता क्या, हम इसको समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हम एक बर्तन ले लिए, ये बर्तन का ऊपर का ढांचा हो गया और ये नीचे का ढांचा हो गया। इसमें हम विलायक ले लिए द्रव कोई, ज़्यादातर हम उत्तम विलायक किसको मानते हैं, पानी को ही। ज़्यादातर हम लोग विलायक के रूप में पानी ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी वाष्पशील है और इसमें हम मिला दिए कोई और अवयव मिला दिए। तो मैं लिख देता हूँ इसमें, ये मान लीजिए पानी का मात्रा है, इसको मैं इस तरह दिखा देता हूँ, और इसमें जो अन्य हैं उनको मैं बिंदु बिंदु करके दिखा देता हूँ, जो विलेय मैं मिला रहा हूँ इसमें। ठीक, तो सतह पे ये पूरी तरह से फैले होंगे, इनके भी कण होंगे, पानी के भी होंगे, इनको मैं मान लेता हूँ विलेय। ये कुछ भी हो सकते हैं। तो क्या बोला, इतना तो हमें पता चला कि विलायक अगर द्रव है तो वाष्पशील होगा। ये विलेय हो भी सकता है वाष्पशील,
नहीं भी हो सकता है। अब बता रहा है कि आगे हमने बोला कि अगर हम विलायक में द्रव मिलाते हैं, यानी द्रव द्रव विलयन, तो अब यहाँ पे हम विलय लेंगे द्रव, पहला वाला। तो पूरे कहानी को समझेंगे हम लोग। तो शुरू होता है पहला प्रकार, द्रव द्रव विलयनों का वाष्पदाब। दो वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन के दोनों अवयवों को एक बंद पात्र में लेने पर दोनों अवयव वाष्पशील होंगे। ध्यान दीजिएगा कि हम दो वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन ले रहे हैं। द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं? तो वह विलयन जिसमें दो घटक हों, और मैंने यहाँ पे कोष्ठ में लिखा है ए और बी। मैं मान के चलता हूँ कि वो अवयव ए है और बी है, ताकि हमें आगे फॉर्मूला बनाने में आसानी हो। तो कह रहा है कि अगर दोनों ही द्रव हैं तो दोनों वाष्पशील होंगे। अगर उसे बंद पात्र में लिया जाए तब खुले पात्र में वाष्प उड़ जाता है, वाष्प दाब नहीं बन पाता, इसलिए बंद पात्र लेना होगा। हमने देखा कि दोनों अवयव पात्र में लेने पर वाष्पीकृत होंगे और अंततः मतलब अंतिम स्थिति में क्या होगा? वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था, यानी जो वाष्प बन रहा है ऊपर और जो द्रव है नीचे, उनके बीच एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगा। साम्य क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये हमने देखा कि ये वाष्पशील होंगे, यानी वाष्पित होंगे, तो इनका वाष्प बनना शुरू होगा अंदर से। यहाँ पे दोनों के कण वाष्पित होंगे, वो द्रव के भी होंगे, और जो ये विलय लिया गया है दोनों द्रव होंगे। चलिए मान लेता हूँ मैं कि अभी ए और बी दोनों में से मैं किसी को भी मान लेता हूँ। घटक, यहाँ पे अवयव की बात हुई तो मैं किसी को भी ए मान लूँगा। जब विलय कहा जाएगा तो हम इसे बी मानेंगे, लेकिन अवयव कहा जाएगा तो ए और बी किसी को भी मान सकते हैं। तभी मान के चलिए मैं इसको बी मान लेता हूँ और इसको ए मान लेता हूँ। यहाँ पे भी कुछ कंसेप्ट है ए और बी मानने का, क्योंकि मोलस की स्थिति में आप किसी को भी ए और बी मान सकते हैं, लेकिन मोलरता या अन्य स्थितियों में इनको, या ठोस जब विलय लिया जाता है तो ठोस हमेशा कम मात्रा में होता है, इसलिए हम उसे बी मानते हैं। एनसीईआरटी ने इसको 2 माना है और ए इसे विलायक को 1 माना है। तो इसे समझने के लिए मैं जो विलायक है अधिक मात्रा में उसे ए मान लेते हैं और जो विलय कम मात्रा में उसे बी मान लेते हैं। तो आगे देखिए, ये वाष्पित होंगे, इनका वाष्प होगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ, बंद पात्र मान लीजिए यहाँ से मैं लगा दिया। क्या होगा? वाष्पित होंगे, सारा सतह वाष्पित होने लगेगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि इनके बीच जितना तेजी से वाष्प होगा उतना ही तेजी से ये मतलब कि ये सतह जो है दिखाई दे रहा हमें, दिखाई देना बंद हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा। पानी का ये जो सतह है ये दिखाई देना बंद हो जाएगा, और इस स्थिति को ही साम्य कहा जाता है। या सिंपल आप समझ सकते हैं कि एक डब्बे में पानी है, या एक खेत का पानी दूसरे खेत में काट दीजिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो खेत भर जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि अब उस खेत में पानी जाना बंद हो जाएगा। जहाँ से काटा गया आप देखेंगे तो पानी ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, यानी दोनों भर चुके हैं, संतुलित हो चुके हैं। इस स्थिति को ही साम्य कहा जाता है। शायद आप बात समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि मान लीजिए इस अवस्था में कुल दाब P टोटल है, यानी हमने बोला कि जो वाष्प बन रहे हैं वो दबाव डालते हैं, तो उनका दबाव चूंकि इसमें विलय भी है विलायक भी है, तो कुल मिला के कितना दबाव है हम उसे P टोटल मान लिए। P या नीचे T और TAL, और अवयव A और B के आंशिक वाष्प दाब क्रमशः PA और PB है। इसको मैं आपको समझाता हूँ। यह आंशिक वाष्प दाब अवयव A और B के मोल अंश क्रमशः XA और XB से संबंधित है। इस बात को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे जो A है, जो ये वाष्प बन रहा है, ये दबाव डालेगा ऊपर से, इसके विलयन के नीचे ये दबाव डालेगा। क्यों दबाव डालेगा? क्योंकि इससे जब ये निकल रहा है इस पे दबाव प्रेशर मार के ऊपर भागेगा। तो यहाँ पे जो A है वो दबाव डाल रहा है प्रेशर, तो इसके लिए P इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसके लिए P हो जाएगा, और B है तो इसके लिए PB हो जाएगा। और चूंकि पूरा विलयन है तो विलयन का पूरा दबाव को हम लोग P टोटल मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये A और B के मिलने से बना है, इसलिए हमको इसको P टोटल। अब ध्यान दीजिए, इसको तो कुल दाब कहा गया,
लेकिन इनके दाब को आंशिक दाब कहा जाता है। आंशिक दाब क्यों? क्योंकि ये विलय और विलायक के कुछ ही कण ऊपर आते हैं, सभी नहीं आते हैं, इसलिए थोड़ा ही दाब डालते हैं। आंशिक मतलब थोड़ा सा दाब। तो अब इस वाष्प दाब और बताया कि जो ए है, ए जो इसमें डाला गया है उसकी सांद्रता, इसको यहाँ पे हम लोग मोल अंश से दिखाएंगे, और जो बी है उसकी सांद्रता, इसको हम लोग एक्स बी से दिखाएंगे। मोल अंश क्या है? सांद्रता को व्यक्त करने का एक पद है। इसमें मोलों की संख्या ली जाती है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ए का कुछ मात्रा है, कितना मात्रा है उसको एक्स से दिखाते हैं। सांद्रता क्या होता है? विलयन में उपस्थित अवयवों के मात्रा को सांद्रता कहते हैं। सांद्रता आप नहीं जानते तो पीछे वीडियो अपलोड है, जाके आप चैनल पे देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। एक्स बी क्या है? बी की मात्रा कितनी उपस्थित है उसमें। तो इस आंशिक दाब इसके बीच संबंध है। इस संबंध को हम लोग राउल्ट के नियम से समझते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे राउल्ट का नियम। हमने वाष्प दाब समझा, क्या होता है वाष्प दाब? कि जब विलयन वाष्प अवस्था में वाष्पित होते हैं तो साम्य अवस्था पर वो विलयन पे दाब लगाते हैं, विलायक पे दाब लगाते हैं या विलयन पे दाब लगाते हैं वाष्प, तो उस स्थिति में उनके दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे राउल्ट का नियम। तो चलिए राउल्ट का नियम देख लेते हैं। ये रहा राउल्ट का नियम। क्या है राउल्ट का नियम, समझेंगे हम लोग। फ्रेंच रसायन शास्त्री फ्रांसिस मार्टे राउल्ट ने इनके बीच एक मात्रात्मक संबंध दिया। किनके बीच? जो अभी हमने पीछे बताया, एक्स ए एक्स बी, पी ए पी बी, पी टोटल, जिसे राउल्ट नियम कहते हैं। इसके अनुसार, तो क्या है इसके अनुसार समझेंगे हम लोग। वाष्पशील द्रवों के विलयन में, वो विलयन जिसमें द्रव है जो वाष्पशील है, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी वही वाली बात है कि जो ए का आंशिक दाब है वो उतना ही दाब डालेगा जितना उसकी उसमें सांद्रता होगी। उन्होंने देखा, राउल्ट ने, कि वो कोई भी जो विलयन में द्रव उपस्थित है या विलय उपस्थित है वो उतना ही वाष्प दाब बनाएगा अपना, जिसका जितना मात्रा उसमें होगा विलयन में। यानी सीधा कहें कि वो उसका दाब उसके मात्रा के, उसकी सांद्रता के समानुपाती होती है। यानी कितने उसके मोलों की संख्या है। एक्स ए क्या बताता है? मोलों की संख्या, कणों की संख्या। उस विलयन में ए के कितने कण है, जिसका जितना ज़्यादा कण होगा वही ज़्यादा दबाव बनाएगा बर्तन की दीवार पे या विलयन पे। समझ रहे बात को आप? तो ये हो गया। उसी तरह बी है तो बी का उतना ही प्रेशर डालेगा जितना उसकी सांद्रता होगी या मात्रा होगी विलयन में। तो पी ए समानुपाती एक्स ए, पी बी समानुपाती एक्स बी। समानुपाती का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे जितना इसका मात्रा रहेगा उतना ही दबाव होगा, यानी दोनों समान अनुपात में रहेंगे। इसको मैं क्लियर करता हूँ आपके लिए कि जैसे जैसे ए बढ़ रहा है, पी ए, जैसे जैसे एक्स का मात्रा होगा, ए की सांद्रता होगी, वैसे ही उतना ही उसका दाब होगा। यानी दोनों समान अनुपात में होंगे। अनुपात, समानुपात मतलब पी ए और एक्स ए का जो अनुपात आएगा वो बार बार समान आएगा। यानी कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट का मतलब समझते हैं आप लोग? नियत आएगा। समान मतलब नियतांक, नियतांक का मतलब नियत अंक, बार बार एक ही अंक आएगा, एक ही अंक आएगा, जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। और देखा गया है कि जो ये नियतांक आता है कांस्टेंट, वो उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के बराबर होता है। वही होता है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होता है। मतलब अगर विलयन में हम बी को मत मिलाएं तो जो अकेला ए दाब लगा सकता था वो रियलिटी में नियतांक के रूप में आ जाता है। मतलब क्या है कि बी के डाल देने की वजह से ये ऊपर का कुछ सतह बी ने घेर लिया, ए को जगह कम मिला। अगर ए अकेला होता तो बहुत ज़्यादा, जितने वाष्प दाब होते सारा का सारा ए का ही होता है, यानी पी टोटल पूरे ए के बराबर होता है। लेकिन बी के आ जाने की वजह से इसके कण ज़्यादा वाष्प नहीं बन पा रहे, इसलिए दबाव ज़्यादा नहीं डाल पा रहे, इसलिए इसका दाब कम हो गया, यानी आंशिक हो गया। तो थोड़ा इसका हो गया। तो शायद आप बात समझ रहे हैं। तो शुद्ध अवस्था में जो नियतांक आता है वो शुद्ध अवस्था में आता है, ये देखा गया प्रयोग से। उसी तरह बी के लिए है। तब के जगह पे हम क्या रख देंगे? इसी को रख देंगे। आगे और सारे फैक्ट में सिखाऊंगा। तो हमने जो बराबर नियतांक लिया जाता है उसकी जगह पे P0 है शुद्ध अवस्था, और यहाँ पे हमने रख दिया P0 B।
मतलब P0 या P0B क्या है, अवयव A और B के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हैं। अब आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने लिखा PA बराबर P0A इंटू XA। आप मान लीजिए A के मोलों की संख्या 1 मानिए कि पूरा उसका है, पूरा यही है, मतलब पूरे बिलियन में A ही उपस्थित है, दूसरा कोई उपस्थित नहीं है। मोलंस जब 1 हो जाता है, मतलब मोलंस 1 कब होता है, जब विलय और विलय दोनों का योग 1 के बराबर हो, दोनों का जोड़ने पर ही 1 होता है। अब A का ही 1 आ रहा, मतलब पूरे बिलियन में केवल A ही है। आपने देखा होगा कि XA और XB को मिलाने पर 1 आता है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका मान 0 है और तभी तो XA बराबर आया है 1। बड़ा कंसेप्ट वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। कहीं ना कहीं B का मात्रा उस बिलियन में नहीं है, खत्म है, इसीलिए यानी मतलब पूरा मात्रा A का ही है उसमें, इसलिए उसका 1 आया है। तो इस स्थिति में जो PA होगा किसके बराबर होगा, P0 1 है। यानी जब बिलियन की सांद्रता 1 हो, मोललता 1 हो, तो उस स्थिति में उसके अवयव के वाष्प दाब को शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कहते हैं। या इस तरह भी कह सकते हैं, जब विलयन में अवयव अकेला हो तो उस स्थिति में उसके वाष्प दाब को शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कहते हैं या P0 1 कहते हैं। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने राउल्ट का नियम भी देख लिया, वाष्प दाब को भी समझ लिया। डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार अब हम यहाँ पे डाल्टन का नियम देखेंगे। पात्र में विलयन अवस्था का कुल दाब P टोटल विलयनों के अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। आप इस तरह भी अनुभव कर सकते हैं कि विलयन में जो अवयव है उन्हीं के वाष्प दाब होंगे, तो टोटल कितना होगा, तो दोनों का योग होगा, तो दोनों के योग के बराबर होता है। ये डाल्टन ने नियम दिया था, जो आप 11 में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम PA का मान रख देंगे ऊपर से, P0A इंटू XA, P0B इंटू XB। तो P0A इंटू XB मैंने रख दिया। आगे बढ़ें तो यहाँ पे हम जानते हैं XA को हम लिख सकते हैं 1 माइनस XB। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं चूंकि XA प्लस XB बराबर 1 होता है, हमें केवल XA चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस XB। तो इसलिए हमने XA की जगह पे B को रख दिया, मतलब हम पूरे P टोटल को केवल B के रूप में निकालना चाहते हैं। चलिए रख दिए। आगे हमने इसका इसमें गुणा किया, इसमें इसका गुणा किया, आगे इसी तरह हो गया। फिर हमने देखा कि XB दोनों में शामिल है, मतलब कॉमन है। इसको हम लोग आगे कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे, प्लस वाले को आगे और माइनस वाले को पीछे, तब हम XB को कॉमन करेंगे। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि हो सकता है B वाला अधिक हो मात्रा में और A कम मात्रा में हो। ज़्यादातर हम दूसरे नंबर को अधिक मात्रा में ही मानते हैं, इसीलिए सामान्यतः B वाले को हमने आगे रख दिया, P वाले को और A वाले को पीछे रख दिया। मतलब जो यहाँ पे माइनस P0A इंटू XA था, यहाँ पे प्लस P0 यहाँ पे XB था, P0B इंटू XB। तो हमने इसको आगे कर दिया, P0B इंटू XB माइनस हमने ले लिया P0A इंटू XB, कॉमन कर लिया हमने। तो अंदर क्या बचा, P0B माइनस P0A और बाहर आ गया XB। तो ये सारा क्रियाक्रम है। अब हम लोग ग्राफ देखेंगे, तो आप इसे नोट कीजिए, तब मैं आपको ग्राफ अलग से समझाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग P0A और P0A जैसे ये लिखा जाता है, P0 नहीं, PA बराबर P0A इंटू XA, इसका ग्राफ अब प्लस इसी के साथ PB बराबर P0B इंटू XB का ग्राफ खींच के देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हमें XA का मान, चलिए मैं चूँकि दोनों को साथ साथ खींचना है तो दोनों अक्ष में साथ में ले लेता हूँ, यहाँ पे भी इसके लिए और इधर से इस पूरे ग्राफ को बंद कर देते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले A का ग्राफ खींचते हैं, PA का। मान लीजिए हम XA बराबर 1 लेते हैं। यहाँ पे तो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हम अभी आगे x का मान 1 लेते हैं। तो क्या आता है मान, यहाँ पे समीकरण y बराबर mx प्लस t का ये काम कर रहा है। तो ध्यान से देखिए,
एक्स ए का मान 1 लेते हैं तो यहाँ पे ये मान कितना आएगा, पी ए बराबर पी जीरो ए, यानी शुद्ध अवस्था में एक्स ए बराबर 1 है। इसका मतलब उस विलयन में केवल शुद्ध अवस्था में एक ही घटक है और दूसरा कोई घटक नहीं है, ये अकेला है, इसी के सारे मूल है। तो इस स्थिति में उसका वाष्प दाब क्या होगा, किसी बिंदु पर शुद्ध होगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इस बिंदु पे पी जीरो ए आएगा, एक्स ए का मान 1 रखेंगे तो। फिर जैसे जैसे हम क्या कहा जाता है कि दूसरा घटक मिलाते जाएंगे, बी वाला, ध्यान से समझिएगा बात को। मान लीजिए शुद्ध अवस्था में केवल विलयन में ए है तो उसका वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में होगा। जैसे जैसे हम बी मिलाते जाएंगे तो इसका शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब कम होता चला जाएगा, क्योंकि ए के ऊपर ए के साथ साथ बी के भी कण आ जाएंगे तो सतह छेक लेंगे, तो इसके वाष्प के कण ज़्यादा नहीं बन पाएंगे, इसका वाष्प दाब कम होता जाएगा और इसके मोल अंश भी कम होते जाएंगे उस आयतन में, जितना आयतन में वाष्प बन रहे हैं, तो ये घटता जाएगा। तो इसको कम करते करते हम पूरी तरह से 0 कर देते हैं एक्स ए के मोल अंश को, यानी ए के मोल अंश को पूरा अगर 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा कंडीशन कि उसका वाष्प दाब भी खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अब दूसरी कंडीशन हम इसका ग्राफ खींचेंगे, एक्स बी का शुद्ध अवस्था में, यानी मान लीजिए अगर यही केवल विलयन में हो बी तो इसका कुछ होगा यहाँ पे, इससे अधिक लेंगे हम लोग पी जीरो बी। यहाँ पे हम इससे अधिक क्यों ले रहे हैं, हो सकता है ये अधिक मात्रा में हो बी दोनों अवयव में से, इसीलिए इसको ऊपर किया जाता है, अधिक मात्रा में लिए। या इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि जो पी बी का वाष्प दाब है इससे ज़्यादा है पी ए से। इसका मतलब आप सीधा समझ सकते हैं कि बी का जो वाष्प दाब है ए से कहीं ज़्यादा अधिक है, इसके यानी वाष्प बहुत ज़्यादा बनते हैं, भले ये कम मात्रा में हो या अधिक मात्रा में हो, इसलिए इसका थोड़ा वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में अधिक है इससे। अब जैसे जैसे हम ए मिलाते जाएंगे तो इसका वाष्प दाब कम होते जाएगा, यानी दोनों में वही कंडीशन है, तो ये कम होते जाएगा। अगर मान लीजिए हम ए को ही पूरी मात्रा में मिला दें, यानी पूरी मात्रा में ए ही मिला दे, तो बी क्या हो जाएगा 0, उसका मूलांश अगर 0 कर दे तो उसका वाष्प दाब भी इस स्थिति में 0 हो जाएगा। तो आप बात समझ रहे हैं। तो ये वाला जो ग्राफ आप देख रहे हैं किसका है रेखा, ये बी का, ये जो देख रहे हैं ये किसका है, ए का, जो किसके समानुपाती होता है एक्स बी। आप लिख सकते हैं यहाँ पे पूरा फॉर्म। फिर यहाँ पे ध्यान दें, ये जो दोनों का योग होगा, ये वाला रेखा ग्राफ, ये दोनों के योग के बराबर यानी पी टोटल का मान देगा, यानी पी ए प्लस पी बी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो पी जीरो ए है लेस देन पी जीरो बी है, यानी इसका मतलब कि बी जो है ज़्यादा वाष्पशील है ए की तुलना में। हमने यहाँ पे द्रव का वाष्प दाब उसका ग्राफ देख लिया और उसका यहाँ पे समीकरण भी देखा राउट के नियम से। गैसों के लिए भी ये होता है वाष्प दाब और उसमें संबंधित समीकरण होते हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट्स है बड़ा ही ध्यान देने योग्य है, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। विलयन के साथ साम्य में वाष्प अवस्था के संगठन का निर्धारण अवयवों के आंशिक दाब से किया जाता है। यदि वाई ए और वाई बी क्रमशः अवयव ए और बी के वाष्प अवस्था के मोलांश हो तो डाल्टन के नियमानुसार। ये पॉइंट्स है, आप इसे लिखना चाहते तो लिखिए, मैं इसे समझा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे जो इस विलयन में जो संगठन ए था और ये जो मैं मान लेता हूँ ये जो छोटे छोटे कण बी हैं, तो यहाँ पे जो इनका संगठन है उसको हम लोग दिखा रहे हैं एक्स ए और एक्स बी से। विलयन में इनकी सांद्रता को, इनके संगठन को हम एक्स ए और एक्स बी से दिखा रहे हैं। तो ये लेकिन जो वाष्प बन रहा है यहाँ पे भी दोनों है, कुछ इसमें एक्स ए के कण है, ए के वाष्प है, तो कुछ बी के वाष्प है। तो यहाँ पे भी इनका संगठन है, इनकी सांद्रता है, मोल अंश है यहाँ पे। तो इनके मोल अंश को किससे दिखाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे वाई ए का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए हम लोग वाई बी का इस्तेमाल करते हैं। और इनको निकालने का डाल्टन ने क्या नियम दिया था 11th में, आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, नहीं तो समझ लीजिए। तो उन्होंने नियम दिया था, मैं यहाँ पे आपको आगे समझाता हूँ। उन्होंने इस प्रकार संबंध दिया था डाल्टन ने, ये जो ए का वाष्प दाब है वाष्प अवस्था में, यानी बर्तन के ऊपर जो वाष्प बने हुए हैं उस अवस्था में, उसके वाष्प अवस्था में मोल अंश और उस वाष्प का जो पी टोटल है उसके गुणनफल के बराबर होता है। यानी
यहाँ पे तो वो जो पूरे वाष्प है इसमें, इसका जो पूरे वाष्प का दाब होगा वो पी टोटल होगा। ए का भी है इसमें, बी का भी है, लेकिन पूरे वाष्प में ये शामिल है तो यहाँ पे पी टोटल से निकाला जाता है। ध्यान देने योग्य बात है। तो हम यहाँ पे वाई एकाम में संगठन निकालना है ए का, तो हम क्या कर देंगे, पी ए में भाग कर देंगे पी टोटल से, अगर हमें वाई का संगठन निकालना हो तो। उसी प्रकार बी के लिए क्या होगा, पी बी बराबर वाई बी इंटू पी टोटल। तो हमें बी का संगठन निकालना हो यानी मोल अंश निकालना हो, यानी कितना मात्रा है उसका, कितने कण वहाँ पे उपस्थित है, तो हम भाग कर देंगे पी बी में पी टोटल से। तो शायद आप बात समझ गए होंगे। ये पॉइंट्स हो गया, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, एनसीईआरटी में दिया। यहाँ पे हम इससे संबंधित एक प्रश्न करेंगे। यहाँ पे प्रश्न जो दिया है एनसीईआरटी का ही है। 298 केल्विन पर क्लोरोफार्म है, जिसका सूत्र होता है CHCl3 और डाइक्लोरोमीथेन है के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg और 415 mmHg है। इसका मतलब इनका अकेला का दिया है, क्लोरोफार्म का 200 mmHg दिया है, डाइक्लोरोमीथेन का भी 415 mmHg दिया है, यानी ये अकेला दिया है। यानी इनके P0 अवस्था का वाष्प दाब दिया है, शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब कितना दिया है, इसका 200 mmHg, और जो डाइक्लोरोमीथेन है CH2Cl2 इसका शुद्ध अवस्था में दिया है 415 mmHg। पहला क्वेश्चन कह रहा है 25.5 ग्राम CHCl3 और 40 ग्राम CH2Cl2 को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। ताप स्थिर दिया है, मानक ताप सामान्य कमरे का ताप दिया है, ये जानबूझ के दिया जाता है कि ताप परिवर्तित करने पर ये मोल अंश भी परिवर्तित हो जाएगा। नहीं, मोल अंश नहीं परिवर्तित होगा, आंकड़े गड़बड़ा जाएंगे, इसलिए सामान्य ताप पर वाष्प दाब ताप के साथ बदल जाते हैं, इसीलिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें क्लोरोफॉर्म का मात्रा दिया है, यानी CHCl3 का W दिया है 25.5 ग्राम। हमें मोल अंश निकालना है, तो इसे इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसका मोलर द्रव्यमान CHCl3 का निकालेंगे हम लोग, कितना आएगा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो मोलर द्रव्यमान हम करेंगे क्या, कार्बन का 12 होता है। मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, प्रत्येक परमाणु जो उस अणु में हर परमाणु का द्रव्यमान को जोड़ के निकालते हैं। इसमें हाइड्रोजन है 1, क्लोरीन का 35.5 होता है। कितनी बार है ये, 3 बार। इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 85 ग्राम पर मोल। 12 1 14 13 और 35 पॉइंट इसमें 3 से गुणा करके कीजिए। तो ये हम निकाल लिए इसका मोलर द्रव्यमान। हमें अब क्या निकालना है, इसका मोल अंश। तो क्या होता है मोल अंश बराबर मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा में टोटल विलयन के मोलों की संख्या। हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें मोलों की संख्या निकाल लेना चाहिए, यानी हम n निकालेंगे मोलों की संख्या, n CHCl3। तो कैसे निकालते हैं, W बटा में m, यानी दिया हुआ द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान लिखेंगे और हल करेंगे। यहाँ पे 25.5 बटे 85, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल बचेगा केवल, यानी मोल हमारा आंसर आ जाएगा। इसे भाग करने पर 0.47 मोल। हमने क्लोरोफॉर्म का मोल अंश, अभी मोल संख्या निकाला है, और फिर चूँकि मोल अंश निकालने के लिए हमें दोनों घटकों का जो घटक इसमें मिला है उनके मोलों की संख्या चाहिए होता है। तो अभी हम दूसरे घटक CH2Cl2 का भी मोल संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे हम CH2Cl2 का दिया गया द्रव्यमान है 40 ग्राम। इसके m, अगर हम इसका m निकालें मोलर द्रव्यमान CH2Cl2 का, तो इसका देखिए क्या होगा, कार्बन कितना है 1 तो 12, हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 से गुणा कर देंगे। फिर क्लोरीन का 35.5 इंटू 2, क्योंकि 2 बार आया है, जोड़ने पर आएगा वो 119.5 ग्राम पर मोल। अब देखिए
इसके मोलों की संख्या हम निकाल लेंगे। CH2 Cl2 का 40 ऊपर आएगा और बटे 119.5 आएगा, लगभग ये 0.21 3 मोल के बराबर होगा। आप अप्रोक्सीमेशन इसको 200 लगभग मान के 120 मान के भी कर सकते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 1 से 4 से 3 बार में भाग करेंगे तो लगभग इतना ही आएगा। तो कटाने का तरीका में आप शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगाएं, इसको लगभग आप 120 मान लें। ऐसे कोशिश करें ताकि हमारा आसानी से कट जाए। मान बिल्कुल सही है, लगभग मिलता जुलता आएगा आपका। अब हम मान लीजिए कुल मोलों की संख्या भी, हाँ हमें मान लीजिए वाष्प दाब निकालना है बिलियन का। तो P टोटल बराबर हम लोग जानते हैं P0A और माइनस था, नहीं प्लस था, क्वेश्चन में P0B माइनस P0A इंटू एक्स बी था यहाँ पे। तो हमें B का निकालना था मोलन्स, यानी दूसरे घटक का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा घटक इसमें इसी का हम लोग मोलन्स निकाल लेते हैं। पहला घटक क्लोरोफॉर्म है, दूसरा घटक ये है। तो हम XCH2Cl2 निकाल लेते हैं। तो इसके मोलों की संख्या कितना, 0.213 बटा में बिलियन, पूरे घटक के बिलियन में जितने भी घटक हैं उन सभी के मोलों की संख्या। तो इसका हम निकाल रहे हैं, तो इसका तो हो जाएगा 0.213। दूसरा घटक क्लोरोफॉर्म है, उसका कितना है 0.47। हल कीजिए जोड़कर, इसे आ जाएगा आपका मान 0.688। आप उसी प्रकार उसका भी निकाल सकते हैं चाहे तो। जैसे अगर आप क्लोरोफॉर्म का निकालना चाहते हैं तो सिंपल सा हम एक माइनस कर देते हैं 0.688 से, इसका मान 0.312 आ जाएगा। कटाइए, पॉइंट 00 कर लेंगे, 10 में से 8 गया 2, फिर 10 में से 9 में से 8 गया 1, इसी प्रकार कर दिया जाता है। घटाने आप जानते होंगे। अब हमें मोलन्स, इसलिए अब चूँकि पूरे बिलियन का वाष्प दाब निकालना है तो हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। P0 कितना दिया हमारा शुद्ध अवस्था में, A का मतलब क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ पे हम क्लोरोफॉर्म समझ रहे हैं। A का मतलब पहला क्लोरोफॉर्म, 200 उसका दिया है। B मतलब दूसरा, इसका कितना दिया था 415 डाइक्लोरोमीथेन माइनस 200 इंटू XB कितना आया है 0. हाँ गुना कर देंगे 0.688 से। आगे हल करेंगे इसको, इनको घटाइए, 200 प्लस आ जाएगा, इसको घटाने पे हमारा आ जाएगा 215 इंटू 0.688। आगे हल करेंगे हम लोग, 200 प्लस आ जाएगा, इसको गुना करने पे 147.9। टोटल जोड़ दीजिए, आ गया आपका 347.9 mmHg हमारा आंसर हो गया पूरे बिलियन का वाष्प दाब। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, हमें दूसरा निकालना है वाष्प अवस्था में बिलियन के घटक को निकालना है, मोलन्स को निकालना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि वाष्प अवस्था में के प्रत्येक अवयव के मोलन्स की गणना कीजिए। हम वाष्प अवस्था के बारे में आपको बताया अभी कि Pa बराबर Ya इंटू P टोटल, ये वाष्प अवस्था का समीकरण था, और Pb बराबर Yb इंटू P टोटल। तो P टोटल का मान हमें पता है, हमें A का मोलन्स निकालना है, यानी Ya बराबर Pa बटा में P टोटल। इसलिए हमें YCHCl3 का निकालना है, तो Pa हमें निकालना पड़ेगा, पहले Pa निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखें, हम तो Pa कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग पहले Pa निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग Pa के बारे में जानते हैं कि Pa बराबर होता है P0A इंटू XA। तो यहाँ पे हमें किसका निकालना है, CHCl3 का। तो शुद्ध अवस्था में दिया है इसका 200, इसका हमने X से निकाला 0.312। इसको आप गुणा कीजिए, पॉइंट से नीचे आएगा 1000, कटाइए 2 से गुणा कीजिए 64.2 mmHg इसका मान आ जाएगा। तो हमें इसका मान मिल गया, यानी Pa का मान मिल गया। P टोटल का हमने निकाल रखा है 347.9 mmHg। रखेंगे 64.2 बटे यहाँ पे आ जाएगा हमारा लगभग कितना 347.9। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आएगा आपका 62.4 62.4 कर लेते हैं। फिर से
घटाइए, इसका मान आएगा आपका 0.18। क्योंकि MMHG कट जाएंगे तो यहाँ पे इसका मात्रक नहीं होता है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम लोग अभी हमने देखा है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि PB बराबर YB इंटू P टोटल। हमने वाष्प अवस्था में इसका संगठन निकाल लिया। अब मान लीजिए हमें YB निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, PB में भाग करना पड़ेगा P टोटल से। हम लोग PB बराबर भी जानते हैं, P0B इंटू XB, यानी PB का मतलब हमें निकालना है क्लोरो डाई क्लोरोमीथेन CH2Cl2। P0B का मान दिया उसके लिए 415 गुणे XB का मान उसका कितना दिया है 0.688 दिया है। गुणा कीजिए इसे, ये आपका आ जाएगा 285.5 mmHg। इस मान को अब रखेंगे हम लोग, इसलिए YB का मतलब YCH2Cl2 यानी 285.5 बटे 347.9। इसको आप अप्रोक्सीमेशन, आप लगभग इसको 350 मान लीजिए, इसको आप 280 मान लीजिए। इससे इस तरह भी कटा के सही आंसर ला सकते हैं। इस तरह इसका आंसर आएगा 0.82 आंसर। इस प्रकार न्यूमेरिकल था। शॉर्टकट आपके हाथ में, आप फॉर्मूला ना लगा के डायरेक्ट आप बना सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे।